आखिरी दौर के लिए मतदान जोरों पर है। सुबह 7 बजे से ही लगातार बढ़ चढ़कर कतारें लगी हुई हैं। अलग अलग हिस्सों में बिहार की 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस समय का जो अपडेट है वो आपको दे रहे हैं। बिहार में तीसरे दौर की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। दिलचस्प ये है कि पहले और दूसरे दौर के मुकाबले इस बार मतदाता ज्यादा नजर आ रहे हैं। तीसरे चरण में अब मतदान पूरा हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही लगातार ये मतदान जारी है। सुबह 9:30 बजे तक 7.62% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है और ये अलग अलग तस्वीरें जो अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें जो 15 जिले हैं किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, इन तमाम जगहों पर लगातार वोटिंग आज सुबह से ही लगातार जारी है, देखी जा रही है। लंबी कतारें हैं और कहा यह जा रहा है कि खासतौर से जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर लंबी कतारें अपने आप में क्या संकेत कर रही हैं, क्या संदेश देती हुई नजर आ रही हैं, इसका जवाब मैं लूंगी अपने मेहमानों से। 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुमार जी CSDS के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ, RSS के समर्थक और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन काफी ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण ये आज का मुकाबला, जीत के दावे अपनी अपनी ओर से किए जा रहे हैं। एक तरफ सुबह सुबह चिराग पासवान, तेजस्वी यादव सामने आते हैं, मतदान की अपील करते हैं और इसी के साथ ही दावा कर देते हैं कि नीतीश कुमार की सत्ता तो इस बार जा रही है। इन दो लड़कों ने मिलकर पूरी तरह से बिहार की सियासत के समीकरण बीते 2 महीनों में अगर हम देखें तो अलग करके रख दिए हुए हैं। इनके दावों में कितना दम है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये देखिए किशनगंज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर किशनगंज में हैं और यहां पर खासतौर से सीमांचल के जो 24 विधानसभा क्षेत्र हैं उसके मद्देनजर हर एक पार्टी के अपने अपने दावे। हालांकि एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के बलबूते 15 सालों तक सत्ता में बने रहे, लेकिन उसके बाद स्थिति बदल जाती है। नीतीश कुमार आते हैं, मुस्लिम मतदाता उनके साथ चले जाते हैं, बीजेपी साथ रहते हुए भी। लेकिन इस बार क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। सीधे रुक कर लेते हैं सहरसा का। रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास हम चलेंगे। 11 बज चुके हैं, अभी तक का सहरसा का वोट प्रतिशत क्या कहता है रोहित? चित्रा, 10 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं तकरीबन जो है 11% वोटिंग हुई है और इस वक्त हम सहरसा शहर से निकल के ग्रामीण इलाके में पहुंचे हैं। बैजनाथपुर का इलाका है और यहाँ भी आप देख सकते हैं महिलाएं जो हैं वो खासकर घरों से बाहर निकल रही हैं। सुबह का अपना काम समाप्त करके सब लोग दोपहर होने का वक्त आ रहा है तो धीरे धीरे महिलाएं निकल रही हैं वोट करने के लिए। एक अच्छी चीज है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जहां तक आप मुद्दों की बात कह रही थी और 2 लड़कों की बात कह रही थी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, और गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों लड़कों के निशाने पर केवल और केवल नीतीश कुमार थे। अगर आप देख लीजिए तो इन लोगों ने बीजेपी पे कुछ ज्यादा निशाना नहीं साधा है। चिराग पासवान तो कह रहे हैं मैं तो बीजेपी के साथी हूं, मुझे तो प्रधानमंत्री का हनुमान भी खुद को बता दिया। लेकिन तेजस्वी यादव भी बीजेपी पर उतने हमलावर नहीं है जितना कि नीतीश कुमार पर। तो जाहिर सी बात है इस बार की जो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की छवि है, जो लोकप्रियता है, उसके मद्देनजर चिराग पासवान तो साथ में ही है, तेजस्वी यादव भी सीधा हमला करने से लगातार पूरे चुनावों के दौरान बचते नजर आ रहे हैं। अब की बार किसका बिहार? सभी के ज़हन में यह सवाल बना हुआ है। राजनेताओं के अपने अपने दावे, आखिरी दौर के मतदान के लिए बढ़ चढ़कर अब चुनावी रैलियां की गई, जनसभाएं की गई ताकि मतदाता ज्यादा से ज्यादा इन तमाम पार्टियों के पक्ष में मतदान कर सके। लेकिन जनता बेहद समझदार है, कुछ बोल रहे हैं तो कुछ चुप्पी भी साधे हुए हैं। दिलचस्प होगा इस बार यह देखना कि 10 तारीख को नतीजे किसके आते हैं पक्ष में। भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, नीतीश जी को मौका दिया तो ये बौखला गए। सड़क है उसमें बाईपास बनवाएंगे। के बाद 10 लाख रोजगार तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? जिताइए। आप पैसा कहाँ से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। 12 बड़े निर्णय हम लेकर आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जिया हो बिहार के लाला। बिहार की जनता ने नेताओं के वादे सुन लिए। के मुद्दे पे लड़ेंगे। बिहार की जनता ने नेताओं के जीत के इरादे सुन लिए। बिहार में फिर एक बार
एनडीए सरकार बनने जा रही है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बिहार की आधी से ज्यादा जनता ने आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद भी कर दिया। अब सवाल ये है कि अब की बार किसका होगा बिहार, कौन बनाएगा सरकार। कोरोना की बंदिशों के बीच भी इतनी भारी संख्या में आना, ये आपका जोश, ये आपका उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि 10 नवंबर को नतीजे क्या होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से वो तुरुप का इक्का हैं जो चुनाव की दशा दिशा बदल देने का मादा रखते हैं। उन्होंने बिहार में एनडीए की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां की। हर रैली में उन्होंने नीतीश के सुशासन के साथ साथ लालू राज के जंगल राज को बार बार लगातार कहा। मकसद साफ था कि अब की बार एनडीए फिर दोहराए सरकार। अकेले पीएम नहीं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर भी लालू का जंगल राज और तेजस्वी यादव ही रहे। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर 2/3 की सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार जी हमारे नेता होंगे। अगर हमारी सीट ज्यादा भी आती है तब भी नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे। नीतीश कुमार ने बिहार को पूरे 15 साल तक संभाला है। 15 साल तक वो सत्ता के सिंहासन पर बैठे रहे, लिहाजा शुरुआती दौर में वो विकास की बातें ही कर रहे थे। वो जनता को बता रहे थे कि कैसे लालू के शासन में अपराध था और कैसे उन्होंने अपराध पर काबू पाया और बिहार को विकास की ओर भी ले गए। काम होने के बाद कोई अपने घर से नहीं निकल पाता था और जिस तरह से हम सब लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। इस चुनाव में एनडीए ने पूरा दमखम झोंक दिया, मगर दूसरी ओर एनडीए को परास्त करने के लिए तेजस्वी यादव भी कहीं कमजोर नहीं दिखे। तेजस्वी रैलियों का रिकॉर्ड बना रहे थे, वो ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे थे और हर जनसभा में भरोसा दिला रहे थे कि अब की बार वही करेंगे बिहार का उद्धार। नीतीश जी का विधायिका है ना, जब तय है तो हमने भी फैसला किया है कि मुख्यमंत्री रहते पहला कदम अगर मेरा चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी पहले मंत्रिमंडल की बात करेगा। रोजगार के मसले पर बिहार की जनता के बीच उतरे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को थका हुआ साबित करने में लगे थे। उनकी भावभंगिमाएं बता रही थीं कि उनके मन में चुनाव जीतने की तड़प है, मगर दूसरी ओर चिराग पासवान थे। चिराग को अपनी जीत से ज्यादा नीतीश कुमार की हार का इंतजार रहा। अपनी हर रैली में वो सिर्फ नीतीश पर हमलावर रहे। सबके अपने अपने दावे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि वो हार रहे हैं। पीएम, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेता, खुद नीतीश कुमार अब सब दावा कर रहे हैं कि एनडीए बिहार में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। दूसरी ओर नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेता भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता नीतीश से त्रस्त है और अब वो बदलाव चाहती है, मगर ये दावे नेताओं के हैं। बिहार की जनता क्या चाहती है, ये 10 नवंबर को मालूम चलेगा। आज तक ब्यूरो। की बार किसका बिहार, इसी सवाल के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले अपने रिपोर्टर्स का हम ग्राउंड जीरो पर रुख करेंगे। सहरसा से रोहित हमारे साथ मौजूद हैं और दरभंगा से कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहित, आपका रुख करते हुए, सहरसा में आपकी मौजूदगी है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको जेहन में रखते हुए मतदाता मतदान के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और यहां पर महत्वपूर्ण मुकाबला, टक्कर किन किन उम्मीदवारों के बीच देखने को मिल रही है? देखिए चित्रा, इस वक्त मैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ सहरसा में, और यहाँ से अगर पहले मुद्दों की अगर बात करें तो पहली बार बिहार की
राजनीति में ऐसा देखने को मिला है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। हर बार जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन पहली बार तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा सेट किया, उस एजेंडे पे वो कायम रहे। लगातार लोग उनके खिलाफ जंगल राज के आरोप लगाते रहे और भी दो युवराज की सरकार कहते रहे। लगातार तरह तरह से तेजस्वी यादव पे जो हमले बोले गए, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल से हिले नहीं। उन्होंने बोला कि बेरोजगारी एक मुद्दा है और वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट भी किया है और उसको भी जहन में रख के लोग जो है वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हो या फिर नीतीश कुमार हो, उन लोगों ने विकास का मुद्दा उठाया है, लोगों को जंगल राज की भी याद दिलाई है। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि क्या जो बिहार के मतदाता हैं वो किन मुद्दों से जो है अपने आप को जोड़ते हैं और वोट करते हैं। लेकिन बहरहाल इस आदर्श मतदान केंद्र पर आप देखिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं मतदाता, और उनके लिए कोरोना काल में इंतजाम भी जो देखिए किस तरीके से किए गए हैं। मतदाताओं को यहाँ पे ग्लव्स पहनाया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके बॉडी का टेम्परेचर भी जो है लिया जा रहा है। तो कोरोना काल में कोशिश ये हो रही है कि सुरक्षित तरीके से जो है वो मतदान हो। हालांकि 2 गज की दूरी का थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पालन नहीं हो रहा है, लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। लेकिन कैंडिडेट्स की बात करें तो आरजेडी से सहरसा के उम्मीदवार हैं बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, वो इस बार यहां से चुनावी मैदान में हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं आलोक रंजन जो कि बीजेपी से हैं। और साथ ही एक जानकारी और दूंगा, सहरसा से साथ ही में मधेपुरा जो एक है विधानसभा, वहां से पप्पू यादव जो है वो भी चुनावी मैदान में है, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो कोसी का पूरा बेल्ट है जहां पे यादवों के साथ मुस्लिम की भी आबादी है, किस तरीके से जो है ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन होता है वो वोट को प्रभावित करता है, किसके पक्ष में जाता है और किसे नाखुश करेगा, ये तो अब 10 तारीख को ही पता चलेगा। किसका होगा राज तिलक, हर एक जहन में यही सवाल है। और बिहार का चुनाव यकीनन बीते 30 सालों की अगर बात करें तो इस बार का सबसे ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण नजर आता है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए अपनी अपनी जीत के दावे। लेकिन इन सब के बीच एक जो अच्छी खबर, अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है इस आखिरी दौर की वोटिंग को लेकर, वो आपके सामने रख रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 19.62% यानी कि तकरीबन 20% मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में 4.5 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। सुबह 11 बजे तक 19.62% मतदान की खबर निकलकर सामने आई है। उम्मीद यही कि जैसे जैसे दिन आगे चढ़े वैसे वैसे मतदान के प्रतिशत में और ज्यादा तेजी देखने को मिले। तीसरे दौर में 78 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। जो 15 जिले हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, ये तमाम महत्वपूर्ण जिले, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, यहां पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है। 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में आज सुबह से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष जी, संजय जी और साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी। इनके पास हम चले, लेकिन उसके पहले दरभंगा का रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। दरभंगा का वोट प्रतिशत क्या बयां करता है अभिषेक, और पीछे की तस्वीरें पोलिंग स्टेशन की इस वक्त की कैसी तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल चित्रा, इस वक्त जो पोलिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 12 से 13% इस वक्त चुनाव का परसेंटेज पहुंचा है, यानी कि हम एक मॉडरेट परसेंटेज की उम्मीद कर सकते हैं। हम इस वक्त होली क्रॉस स्कूल है और ये एक मॉडल पुलिस स्टेशन है, हम उसके दृश्य आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा के तकरीबन दर्जन भर बूथों को हम घूम चुके हैं। कहीं पर भीड़ कम है, कहीं थोड़ी भीड़ ज्यादा है, लेकिन लोग आराम से वोटिंग करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, आराम से घरों से निकल रहे हैं। कहीं कोई बहुत लंबी तादाद नहीं, लंबी लाइन नहीं, 2-2, 4-4 की संख्या में लोग आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। और इस समय जो लेटेस्ट हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो तकरीबन 12% मतदान की खबर है इस वक्त तक हमारे पास। निश्चित तौर पर मिथिलांचल बेहद अहम, मिथिलांचल, कोसी और साथ साथ जो सीमांचल का इलाका है, उन जगहों पर आज चुनाव है। कुल 78 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मिथिलांचल कहा जाता है बीजेपी का गढ़ है। खास करके ये जो जिस जगह पर हम मौजूद हैं, दरभंगा, यहां से बीजेपी पिछले 3-4 चुनाव लगातार जीतती रही है। इस बार बीजेपी और जदयू एक साथ हैं। ऐसी स्थिति में देखना यह है कि क्या जो बदलाव की बात चल रही है, जो एजेंडा तेजस्वी ने सेट किया है, उस पर वोट होता है, या फिर एक बार फिर जो समीकरण है
उसके तहत वोटिंग होती है। तो काफी कुछ निर्भर कर रहा है। हमने कई लोगों से आज सुबह से बात की है। जो पहले फेज का एक जुनून था वो इस वक्त नहीं है। बहुत कुछ अपने अपने समीकरण की तरफ वोट पड़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, 11 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है पूरे बिहार के 78 सीटों का, वो 20% है। यानी कि उम्मीद यही कि पहले और दूसरे चरण के मुकाबले इस चरण में तीसरे और आखिरी फेज में ज्यादा से ज्यादा जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है और वोट डालने के लिए पहुंच रही है। और ये देखिए, एक एक करके पूर्वी चंपारण में 20.16%, सुपौल में पूर्वी चंपारण, आपको बता दें यहीं के मोतिहारी में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी नील की खेती के खिलाफ, जिस तरह का आंदोलन 1917 में उपजा था। सुपौल की तस्वीरें 19.12%, अररिया 24, अररिया में 24.87%। अच्छा वोटिंग प्रतिशत आप इसको कह सकते हैं। मधुबनी में भी आपने देखा अच्छी तादाद में वोटर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सहरसा में भी 20 को क्रॉस कर चुका है। सीतामढ़ी में 19.71%, समस्तीपुर में 17.51% और वैशाली में 24.58%। वैशाली ये वो जमीन जहां से दुनिया को पहला गणतंत्र दिया था इसी बिहार ने, और वहां पर शानदार वोट प्रतिशत अपने आप में। हालांकि वैशाली की 2 सीटों पर ही इस वक्त मतदान चल रहा है, जिसमें इससे एक वो सीट है जिस पर 2015 में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जीत हासिल की थी। और ये वो वोट प्रतिशत है जो कम से कम एक अच्छी तस्वीर को बयां करता हुआ। सीधे रुक कर लेते हैं। हालांकि किशनगंज का कुमार कुणाल हमारे साथ किशनगंज से जुड़ चुके हैं और आपको बता दें किशनगंज ये वो महत्वपूर्ण सीट है जहां पर भाजपा आज तक इस सीट को जीत नहीं पाई है। यहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर की तादाद है। हालांकि पिछले 5 चुनावों का टर्नआउट अगर देखें तो बीजेपी दूसरे नंबर पर किशनगंज पर रही है। सीमांचल का यह पूरा का पूरा इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ। मैं सीधे आपका रुख करते हुए कुमार कुणाल, पहले पीछे की तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह वोटरों में दिखाई दे रहा है और इस बार किस बात को जेहन में रखकर, ध्यान में रख के, दिल दिमाग में रख के वोटर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहा है पोलिंग स्टेशन। चित्रा सीमांचल का इलाका है। सीमांचल यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार 4 जिले हैं। सीमांचल इसलिए क्योंकि ये जो सीमा लगती है वो बंगाल से लगती है और बिहार के बाद आपको बता दें कि चुनाव होने हैं बंगाल में, तो बहुत कुछ यहाँ से मामला भी, वहां का गणित भी सेट हो रहा है। आपको याद होगा कल अमित शाह की तस्वीरें, गृह मंत्री वहां गए थे, वहां से बहुत सारी बातें की थी। बिहार में चुनाव प्रचार नहीं किया लेकिन बंगाल में पहुंचे हैं। तो ये एक ऐसा इलाका है जो कि पटना से ज्यादा दूर है, बंगाल से नजदीक है, तो यहाँ पर उसी रफ्तार में जो विकास है वो भी पहुंचता है। सबसे पिछड़ा इलाका है, बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। और आपको बताएं कि 2019 में जब 40 सीटों पर वोटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव में, तो सिर्फ एक सीट जो गठबंधन के खाते में गई थी वो किशनगंज की सीट थी। 39 सीटें जो थी वो एनडीए ने जीती थी, एक सीट किशनगंज की वो यहाँ पर कांग्रेस ने जीती थी। अभी जो यहाँ पर मुख्य और रोचक मुकाबला है, वो आपको पीछे वोटर दिखा रहे हैं। वोटर्स अभी कम हो गए हैं, लेकिन जो हमें कहा जा रहा है सुबह से काफी वोटर थे जो लोग काम पर चले गए। अब जो लोग आएंगे जो घरों में रहते हैं वो 12 बजे के बाद, यहाँ पर एक खास बात है कि 12 बजे के बाद निकल करके खूब सारे वोटर आते हैं, तो लेट टर्न आउट होगा ये यहाँ पर कहा जा रहा है और काफी बड़ी तादाद में शाम के वक्त टर्न आउट होने की संभावना है। लेकिन जो ओवैसी फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि आपको दिखा होगा कि बाकी जो पूरा प्रदेश है वहां पर चिराग पासवान और उनकी एलजेपी इसको त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हटकर है मामला। ओवैसी साहब खूब दम लगा रहे हैं, दम लगा कर गए हैं। उनके जो यहाँ किशनगंज है, किशनगंज में जब कांग्रेस के सांसद चुने गए तो उनकी जगह जो विधायक थे पहले जो उपचुनाव हुए उसमें AIMIM जीत गई थी, यानी ओवैसी साहब की पार्टी जीती और विधानसभा में एंट्री भी हासिल की। इस बार भी दम पूरा लगा रहे, कम से कम 6 सीटें हैं। एक किशनगंज है, कूचा दामन है, यहाँ से पास में है, जोकी हाट है, साथ ही साथ बहादुरगंज है, ठाकुरगंज है, अमौर है। इन तमाम पर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा अपनी पैठ बनाए हुए है और बीजेपी वहां से जीती नहीं, जैसा कि मैंने जानकारी दी। और पटना आने के लिए किशनगंज से अगर पटना का आप रुख करेंगे तो तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी और 7 घंटे के आसपास का वक्त आपको देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण है किशनगंज में भी वोटरों के मिजाज को देखना और समझना, जैसा कि कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब हम सीधे रुख करेंगे सहरसा का। रोहित हमारे साथ सहरसा से जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या खबर, 11 बजे तक सहरसा का वोटिंग प्रतिशत क्या बयां कर रहा है?
देखिए, सुबह से अच्छी वोटिंग हुई है। 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, तकरीबन 21% वोटिंग सहरसा में हुई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग हो रही है। इस वक्त हम तिवारी टोला मोहल्ले में मौजूद है, सहरसा शहर में है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखिए, किसी को भी जो है वो निराश कर सकता है। एक भी वोटर यहाँ पर मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि सुबह से कुछ वोटिंग हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है थोड़ी सी धूप गर्मी का एहसास हो रहा है, तो लोग अभी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि शाम जैसी जैसी होगी, दोपहर के बाद, उसके बाद लोग आना शुरू होंगे। लेकिन ओवरऑल जो एक तस्वीर सामने आई है कि 11 बजे तक तकरीबन 21% की वोटिंग हुई है, लेकिन ज्यादा तेज वोटिंग जो हो रही है वो सीमांचल क्षेत्र में हो रही है। अररिया इसमें सबसे आगे है, जहां ये सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां तकरीबन 25% तक वोटिंग हो चुकी है। तो ऐसे में अब दूसरे जहां जहां जिले हैं, जहां चुनाव चल रहा है, वहां भी अब रफ्तार पकड़ने की जरूरत है, ताकि एक ओवरऑल जो एक चुनावी अंत में जो टर्नआउट होना चाहिए वो एक सम्मानजनक होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में लोगों ने जो है जमकर हिस्सा लिया है। ये महत्वपूर्ण बातें आप बताते हुए रोहित हमारे दर्शकों को, और आपको बता दें सहरसा की 2 सीटों जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, सिमरी बख्तियारपुर जहां से वीआईपी पार्टी के मुखिया खुद मैदान में है मुकेश सहनी। 2018 में उन्होंने पार्टी बनाई थी, सेट डिजाइनर थे मुंबई में, लेकिन बाद में वो सहयोगी बन गए हैं एनडीए के। और वहीं दूसरी तरफ सहरसा खुद जहां से लवली आनंद आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। अब हम सीधे रुख करेंगे दरभंगा का। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। और मखाना काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, तकरीबन 80% देश भर का मखाना इसी इलाके में, दरभंगा और उसके आसपास के इलाकों में उपजता है। और कहा जाता है कि तनाव को दूर करने में भी मखाने का एक अहम योगदान होता है। तो यहाँ के वोटर किसका तनाव बढ़ा रहे हैं, किसका भगा रहे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। बिल्कुल चित्रा, यही सबसे बड़ा सवाल है कि वोटर किसका तनाव बढ़ाते हैं और घटाते हैं। पहले मैं दिखा दूं, ये कलरफुल जो आपको बूथ दिखाई दे रहा है, ये होली क्रॉस स्कूल है और जिसका ये मॉडल बूथ है, आदर्श बूथ है। हम दूसरी तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाएं, लोग चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इलाके में बच्चों के साथ कोई आ रहा है, कोई परिवार के साथ आ रहा है। इस पूरे स्कूल में कई बूथ बनाए गए हैं और वोटिंग परसेंटेज भी कुछ ठीक ठाक है। जो ये इलाका है मखाने की खेती के लिए, साथ साथ मछली के लिए ये जाना जाता है, और मखाना तो पूरे देश का, दुनिया में यहाँ का प्रसिद्ध होता जा रहा है। इस पूरे इलाके में जो मखाने की खेती थी वो प्रसिद्ध है। लेकिन निश्चित तौर पर जो चुनाव की गर्मी है वो इस वक्त महसूस की जा सकती है चित्रा। मिथिलांचल से बड़े बड़े नाम चुनावी मैदान में है। बीजेपी और एनडीए का गढ़ एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अलीनगर से पहले चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार दूसरी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लालू यादव के बेहद करीबी भोला यादव हायाघाट से चुनाव मैदान में है, जो कि साय की तरह लालू यादव के साथ रहे पिछली बार चुनाव मैदान में। पिछली बार भी उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीट बदला है। कुल मिलाकर इस वक्त की जो स्थिति है, लेकिन इस बार सीट बदल गई। और जब मैंने सवाल पूछा कि हारने का डर था इसलिए अलीनगर से आप केवटी आ गए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरी सीट बदल दी गई और मैं तो रोया भी था। इस तरह की बातें वो कहते। बड़ा मुस्लिम चेहरा आरजेडी का। लेकिन इसी पर जल्दी से एक कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी आशुतोष। अभी तक का वोट प्रतिशत क्या बयां कर रहा है, और आरजेडी और साथ ही बीजेपी या फिर जेडीयू कहां पर, इन पार्टियों की स्थिति कहां देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड फेज की तुलना में थर्ड फेज में ज्यादा पोलिंग होगी। इसके 2-3 कारण है। एक तो कारण ये कि ये इलाका जो है वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका भी है, तो अल्पसंख्यक इलाकों में अक्सर ज्यादा पोलिंग होती है और लोग काफी बड़ी संख्या में आके पोलिंग करते हैं। ये एक माइनॉरिटी का एक माइंडसेट भी होता है। दूसरी बात, जहां तक वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, अरे आप खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि यहाँ मुस्लिम कंसंट्रेशन ज्यादा है? नहीं, और मुस्लिम ने आपने जो खुल के बोला था भाई, खुल करके क्यों नहीं बात करते हैं? मैं संघ की मानसिकता से बात नहीं कर सकता। मैं अपनी मानसिकता से बात कर सकता हूं। सच्चाई की मानसिकता से बात बता रहा हूं। संघ की मानसिकता कहां बता रहा हूं? मैंने कहा कि जहां हिंदू भी माइनॉरिटीज में होते हैं वहां भी वो एक तरीके से खास तरीके से वोट डालते हैं, तो वो आप उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश मत करिए। जहां तक इस चुनाव का बात है, 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण। पहली बात यह कि इस चुनाव ने एक बात साबित किया है कि जो नीतीश कुमार का 15 साल का शासन है उस पर एक तरीके से रेफरेंडम है। दूसरी बात, 1 महीने पहले तक जो आरजेडी रेस में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, सडनली वो रेस में आ गई है। न केवल रेस में आ गई बल्कि तेजस्वी के रूप में एक बड़े नेता को उसने सामने भी रखा है। तीसरी बात अभी तक जो नजर आ रही है कि बीजेपी की स्थिति क्या होने वाली है, कि क्या वो जो नीतीश कुमार की जो अलोकप्रियता इस वक्त दिखाई पड़ रही है, क्या उसके बोझ के तले वो दबेंगे या अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बना पाएंगे। मुझे लगता है इसी पर तय होगा कि 10 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तब क्या नतीजा आएगा।
दो युवा जिन्होंने नीतीश कुमार का खेल खराब करने की पूरी कोशिश इस पूरे चुनाव के दरमियान में की और आज फिर जब तीसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है, वो दोनों निकलकर सामने आए। एक तरफ जहां ज्यादा से ज्यादा भारी तादाद में मतदान की अपील की गई, तो कैसे किए गए अपने अपने जीत के दावे। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को सुनिए। हाँ, देखिए, मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि मत का प्रयोग करें, सब लोग घर से निकलें और वोटिंग करें, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने। और आप जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी। और जहां तक पहले 2 चरणों की बात अगर कहें तो 2 चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है, लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज में बढ़ रहा है। जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। मुझे लगता है तमाम इन विषयों को ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता मतदान करेगी। बस ये आग्रह इतना जरूर करता हूं कि जरूर निकलें, घर से बाहर जाएं, मतदान करें, आपका अधिकार है, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और यही मौका है कि बिहार के अगले 5 साल को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, पिछले 15 सालों से बेहतर बना सकते हैं। आज के मतदान को लेकर राजनेताओं के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे, जिनके जरिए वो चुनावी मैदान में गए। कई प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, सुनिए। सर, जिस तरीके से हमने वोटिंग देखी है पहले 2 फेज में, कम वोटिंग हुई। इस बार उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग ज्यादा होगी। डेवलपमेंट और जॉब्स का मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बिहार जात पात से ऊपर उठ के वोट देगा? देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं। इस बार बिहार का एजेंडा बदला हुआ है। कोशिश जरूर हुई थी कि धार्मिक और ध्रुवीकरण और इस तरह से भावनात्मक नारे दिए गए, लेकिन बिहार के लोग जो बिहार की वस्तु स्थिति है उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमको लगता है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा जी, और उसको लेकर खास तौर पर युवा पीढ़ी के अंदर जी एक बहुत उत्साह है। सहरसा की 4 सीटों पर विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं आखिरी चरण के इस दौर में। मधेपुरा का भी जिक्र किया। ये दोनों वो इलाके हैं यादव बहुल जो माने जाते हैं, वहां पर भी 4 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। लेकिन अब आपको सीधे दरभंगा लिए चलते हैं, जहां की 5 सीटों पर मतदान आज सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। कुमार अभिषेक वहां से जुड़े हुए हैं। कुमार, आपने पुष्पम प्रिया से भी बातचीत की है अपनी जीत के दावे करते हुए और ये कहते हुए कि हमने तो चुनाव का पूरा एजेंडा चेंज कर दिया है। लेकिन जिस पोलिंग बूथ पर आपकी मौजूदगी है, वो मुद्दे कौन से हैं जिनको जेहन में रखकर वोटिंग के लिए पहुंच रही है जनता? देखिए चित्रा, हम दरभंगा शहर के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और अब सुबह से जो लाइन थी वो धीरे धीरे कतार कम है। 2-4 लोग हर बूथ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और इक्के दुक्के की तादाद में लोग आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरा यहां दिखाई दे रहा है। सैनिटाइजर हो, हैंड ग्लव्स हो, मास्क हो, इसके साथ ही यहां पर वोटिंग दिखाई दे रही है। लेकिन दरभंगा मिथिलांचल का सबसे मुख्य शहर और यहां पर 5 सीटों पर आज चुनाव है। दरभंगा शहर संजय सरावगी बीजेपी का यह गढ़ कहा जाता है। इस बार आरजेडी ने यहां से अमरनाथ गामी को उतारा है, जो कि पहले उनका भी आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है, जेडीयू के साथ लंबे समय तक रहे हैं और इस बार दरभंगा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन प्रिया पुष्पम जो हैं उन्होंने वोट किया है, यहीं की रहने वाली हैं। हालांकि 2 जगहों से लड़ रही हैं। इस बार वो बिस्फी से चुनाव लड़ रही हैं, जो कि मधुबनी में पड़ता है और तीसरे चरण में उनका भी वोटिंग उनका भी क्षेत्र है, वो 2 जगहों से चुनाव लड़ी हैं। इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़ा नाम है इस इलाके से। चित्रा, आपको एक और बात याद होगी कि यहाँ का एक जाले सीट है जहां पर एएमयू और खासकर जिन्ना का जिन्न भी निकला था कुछ दिन पहले, जब ये पता चला कि जिस छात्र नेता ने जिन्ना की बात उठाई थी वो यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस इलाके में तमाम तरह के समीकरण, तमाम तरह के मुद्दे देखने को मिले हैं। लेकिन जैसा जिक्र रोहित कर रहे थे कि जो एक एजेंडा सेट है कि क्या ये जो चुनाव है ये बेरोजगारी और रोजगार के नाम पर होगा, बदलाव के नाम पर होगा, या फिर विकास की बात और जो पुरानी जंगल राज की बात है वो चीजें आएंगी। एक बात और हमने यहां देखा वो ये कि जो एक बोलता वोटर दिखता है और एक चुप वोटर दिखता है, तो क्या इसमें भी कहीं कोई खेल है? क्या बोलता वोटर इस वक्त तेजस्वी का है? क्या जो चुप वोटर है वो नीतीश का है? तो बहुत तरह के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन इस वक्त इस पूरे चुनाव में दिख रहे हैं। 78 सीटों पर चुके ये चुनाव है जो बेहद अहम है।
बहुत अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है। दरभंगा से कुमार अभिषेक हमें बता रहे थे, दरभंगा पान मार्च मखाना के लिए जाना जाता है और यकीनन ये तमाम वो मुद्दे जिनको ध्यान में रखते हुए वहां की जनता वोटिंग के लिए पहुंच रही होगी। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के बड़े नेता का नाम लिया। आपको बता दें कि इस बार उनको केवटी सीट से उतारा गया है। 7 बार वो विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार आरजेडी ने अलीनगर से उनके टिकट को काटकर उनको केवटी से मैदान में उतारा है। जब मैं उनके पास पहुंची थी इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने कहा था कि जब मेरा टिकट काटा गया तो मैं 3 बार रोया भी था। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं?